हेलो बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? 4.2 जो हमारा था पैरा ओलंपिक्स और डेफलिम्पिक्स, वो हमारा क्लियर हो गया था। आज का टॉपिक हमारा 4.3 समावेश या एकीकरण की अवधारणा, इसकी आवश्यकता और कार्यान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समावेश और एकीकरण की। समावेश का मतलब है कि इसमें हम हर एक समाज को एक करना, एकीकरण करना। खिलाड़ियों को, चाहे वो किस कैटेगरी का हो, कैसे भी हो, अंधा काना लंगड़ा, सब इनको खिलाड़ियों को या बच्चों को स्कूल में सबको एकीकरण करके एक क्लास में या एक जगह पर रखना या पढ़ाना, एक साथ लेके चलना। तो आइए अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। समावेश का अर्थ है दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ, यानी कि दिव्यांग अंधे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि आप जैसों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ने लिखने देना। क्या आज के टाइम में संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो ये यही चाहता है कि समावेश या एकीकरण यही चाहता है कि दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे सब एक साथ बैठकर एक क्लास में पढ़े। इसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ, मतलब दिव्यांग जो विद्यार्थी होते हैं अन्य सामान्य विद्यार्थी आप जैसे विद्यार्थियों के साथ समान गतिविधियों में, यानी कि समान जो आपकी एक्टिविटी होती है स्कूल में, क्लास में, उनमें समान स्थान पर भाग लेते हैं। यानी कि समान गतिविधियों में जो इस क्लास में होती है और समान स्थान पर भाग लेते हैं, तथा उनका मूल्यांकन भी, यानी कि जैसे हमने आप लोगों का टेस्ट लिया है या कोई गेम कराया है, तो उनका मूल्यांकन भी समान विद्यार्थियों के साथ ही हो, ना कि स्पेशल हो कि भाई ये विकलांग बच्चे है तो अब सपोज कीजिए आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 5 मार्क्स का हो गया या 8 मार्क्स का हो गया। ठीक है, नहीं, अगर वो आपकी क्लास में पढ़ रहा है तो उसका मूल्यांकन भी समान होना चाहिए। 10 नंबर का आपके लिए है तो 10 ही नंबर का क्वेश्चन उसके लिए होगा। ठीक है, तो ये समावेश और मूल्यांकन है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपका है इसी में आगे अब हम पढ़ते हैं। मूल्यांकन समान हो गया, इसके बाद आता है संकल्पना और संकल्पना समावेश। उन लोगों को समाज में फिट करने में मदद करता है। यानी कि संकल्पना और समावेश जो होती है वो ऐसे लोगों को एक साथ बैठाकर पढ़ाकर मतलब समाज में फिट करने में मदद करते हैं। यानी कि समाज में फिट रखना कि भाई ये भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, ये भी अच्छा है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, खेल कूद सकता है, के लिए कोई रणनीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। उन प्रणालियों और संरचनाओं को बदलने के बारे में है जो इसे सभी प्रकार के लिए बेहतर बनाते हैं। समावेश हर किसी के लिए, समावेश जो है वो हर किसी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में, यानी कि समावेश जो है वो सभी प्रकार के, चाहे उसमें दिव्यांग बच्चे हो या नॉर्मल बच्चे हो, ठीक है, सबके लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए समावेश कार्य कर रहा है। किसने बोला है? ये डायने लिस्चर जो थे वे पूर्व अध्यक्ष इंक्लूजन इंटरनेशनल से थे। डायने लिस्चर ने कहा है, पूर्व अध्यक्ष इंजेक्शन और इंक्लूजन इंटरनेशनल जी के द्वारा ये कहा गया है कि समावेश सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। ठीक है, एक सामान्य शिक्षा सेटिंग में विकलांग छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अभ्यास है। यानी कि जो हमारी सामान्य शिक्षा है, जो नॉर्मल शिक्षा है, मैं सारी शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल शिक्षा की बात कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए भाई नॉर्मल क्लास में भी हम दिव्यांग बच्चों को नहीं बिठा सकते, तो फिर सारी शिक्षा की क्लास में कैसे हम उसको कर सकते हैं, एक साथ कैसे खिला सकते हैं? तो एक सामान्य शिक्षा सेटिंग में उसका जो प्रारूप है उसमें विकलांग छात्रों को भागीदारी सुनिश्चित करने का अभ्यास है। विकलांग छात्रों के लिए उपयुक्त उम्र जो है
उपयुक्त साथियों के साथ सामान्य शारीरिक शिक्षा में भाग लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, उनके लिए जो है उन बच्चों के लिए उम्र उपयुक्त साथियों के साथ सामान्य शारीरिक शिक्षा में भाग लेना महत्वपूर्ण है। यानी कि अपनी उम्र के खिलाड़ियों या अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना में उसको अच्छा लगे, ना कि अपने छोटे से कम उम्र के, क्योंकि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको मोस्टली अगर वे पढ़ते भी हैं तो क्या करते हैं, तो अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ उनको पढ़ना पड़ता है, और जिसमें वे क्या है अपने आप को खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। तो नियमों, मानकों और उपकरणों के लिए एक सरल संशोधन से विकलांग छात्रों को सार्थक और सफलतापूर्वक भाग लेने में मदद मिलती है। यानी कि नियम होने चाहिए उसके, और मानक यानी कि उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और जो हम उसमें भाग लेते हैं उन उपकरणों के लिए भी एक सरल संशोधन होना चाहिए। यानी कि उपकरण देखो नॉर्मल बच्चे के लिए और होते हैं, बट उनके लिए साथ उन्हीं के खेलना या प्रैक्टिस करना, लेकिन उनके उपकरणों में थोड़ा डिफरेंस या संशोधन होना चाहिए। तो इन बच्चों को सार्थक सफलतापूर्वक भाग लेने में मदद मिली है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग बच्चे उन बच्चों के साथ शिक्षित होते हैं जो गैर विकलांग होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों के साथ ये बच्चे भी, विकलांग बच्चे भी शिक्षित होते हैं। इस चीज़ में उनको भी गौरव महसूस होता है कि हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और खेल कूद कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और समावेश की आवश्यकता क्या है, ये पढ़ते हैं बेटे हम अब आगे। समावेश की आवश्यकता क्या है, ठीक है, इसको समावेश की आवश्यकता क्या होती है। पहला है हमारा शारीरिक शिक्षा में शामिल होने से विकलांग छात्रों को अपने सामाजिक कौशल और रुझान बनाने में मदद मिलती है। यानी कि समावेश में जब बच्चे हो जाते हैं, शारीरिक शिक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, इनमें बच्चों में समाज में जो कौशल उसके प्रति और रुझान, ठीक है, उनको सेट करने में मदद मिलती है। दूसरा, एक बच्चे को लगता है कि वह भी कक्षा के पूरे समूह के से संबंधित है, इसलिए अपनेपन की भावना विकसित होती है। यानी कि विकलांग बच्चा भी क्लास में बैठ जाता है और उसकी जो है क्लास में वैल्यू होती है, तो बच्चा समझने लग जाता है कि क्लास में मेरी भी कोई वैल्यू है, ये मेरा अपना घर है, अपनी क्लास है, और अपनापन का अनुभव करने लग जाता है। सब बच्चों के साथ अच्छे से घुलता मिलता बातचीत करता है, अपने पक्ष रखता है। ठीक है, इसके बाद है समावेश। समावेश एक बच्चे को उसके मोटर कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। समावेश क्या होता है, उसकी जो मोटर स्किल्स होती है, कौशल जो होते हैं, उनको बढ़ाने में भी मदद करता है। जैसे हमारे मान लीजिए कामक हो गए, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि वो उन बच्चों से अपने आप को अलग नहीं समझता है। वो समझता है कि मैं भी इन बच्चों के साथ कर सकता हूँ सब कुछ। यह सीखने के लिए एक उत्तेजक वातावरण प्रदान करता है। वो भी उन बच्चों की तरह सीखने की, उसमें के अंदर एक सीखने की उत्तेजक भावना आ जाती है, और क्योंकि उसको सीखने का वातावरण मिलता है और बच्चे सीख रहे हैं, तो वो अगर बच्चे 100 सीख रहे हैं तो वो 80-90% सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है व्यक्ति के स्वाभिमान और पुष्टि को बढ़ावा मिलता है। ऐसे उन विकलांग बच्चों में स्वाभिमान की भावना, ठीक है, बढ़ जाती है, वो अपने आप में गौरव महसूस करने लग जाता है। हीन भावना जो होती है मन में, वो सब खत्म हो जाती है। यह सहकर्मी रोल मॉडल प्रदान करता है। यानी कि अपने साथ के जो खिलाड़ी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। अगर वो एक नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके, खेल के, पढ़ के एक अच्छा स्तर प्राप्त कर सके, उपलब्धि प्राप्त कर सके, तो वो अपने ही कैटेगरी यानी कि अपने ही जैसे विकलांग बच्चों के लिए रोल मॉडल हो जाता है। जैसे कि सब बच्चे जो उसके जैसे होते हैं, उसको देख करके बोलते हैं कि हमें भी भाई इस बच्चे की तरह बनना है, ऐसे करना है। इतने ये भी विकलांग होते हुए इसने इतनी मेहनत की है कि ये सभी बच्चों, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह इसने क्या है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की है, कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो और बच्चों के लिए मॉडल बन जाता है। यह दोस्ती के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी कि यह नॉर्मल बच्चों के साथ विकलांग बच्चों की दोस्ती के अवसर भी प्रदान करता है। प्रदर्शन करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है।
यानी कि प्रदर्शन करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। भाई इसमें जब ये आ जाता है तो उसके पास अधिक से अधिक अवसर हो जाते हैं अपने प्रदर्शन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहा है। अब नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से अच्छे बेहतर विकल्प मिलते हैं उसको, और वो अचीव कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे वो अब नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन जब कंपटीशन होता है तब वो अब नॉर्मल अपने जैसे बच्चों के साथ खेलता है, तो वहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन कर जाता है। समान आयु वाले साथियों के साथ शिक्षित होने और सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। यानी कि उसको जो उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ, अपनी उम्र वाले बच्चों के साथ ही वो पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको एक अपनापन सा कोई हीन भावना नहीं मन में आती है। ठीक है, उसका मनोबल बढ़ा रहता है। अगर अपने से छोटे बच्चों के साथ हम पढ़ेंगे, कुछ कार्य करेंगे और उसमें अगर अच्छा कर दिया तो भी मन में रहेगी, अरे ये तो बड़ा है, हमसे कर दे तो कोई बात नहीं। और छोटा होगा तो छोटे बच्चों के साथ कर दिया तो भी यही बात आएगी, लेकिन अपनी उम्र के साथ अगर वो कुछ अचीव करेगा तो उसका क्या मनोबल बढ़ा रहेगा और एक नेता के गुणों का विकसित हो करता है। यानी कि एक लीडरशिप की जो भावना होती है वो उसके अंदर विकसित होती रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसका क्या है, ये इसकी आवश्यकता समावेश। इसके बाद आता है समावेश का कार्यान्वयन। अब हम इसका कार्यान्वयन को पढ़ते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों की समझ आ जाना चाहिए। समावेश का कार्यान्वयन क्या होता है। समावेश विषय प्रथाओं और रणनीतियों के ज्ञान के साथ शिक्षक उन कक्षाओं का प्रबंधन कर सकते हैं जो शारीरिक अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के बीच सीखने और खोज को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि समावेश प्रथाओं और रणनीतियों के ज्ञान के साथ, इन प्रथाओं और ज्ञान के साथ भी शिक्षक उन कक्षाओं का प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि उन कक्षाओं का और बना सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो शारीरिक क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के बीच सीखने और खोजने को प्रोत्साहित करते हैं। यानी नॉर्मल और अब नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने और सीखने की भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद आता है कार्यक्रम के निर्णय व्यक्तिगत आधार पर किए जाते हैं और मूल्यांकन टीम द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि कार्यक्रम जो होते हैं निर्णय व्यक्तिगत आधार पर किए जाते हैं, यानी कि विकलांग है, नॉर्मल है, उसके आधार पर कार्यक्रम का निर्णय लिया जा सकता है और मूल्यांकन टीम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मूल्यांकन यानी कि उसका रिजल्ट, उसका मूल्यांकन करना। सभी प्लेसमेंट निर्णयों का निर्माण छात्र के लिए एक सुरक्षित और सार्थक कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, स्टाफ सभी प्लेसमेंट निर्णयों के लिए का परिणाम छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सार्थक कार्यक्रम होना चाहिए। सभी स्टाफ सदस्यों को विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा में शामिल होना चाहिए, न केवल विशेष शिक्षक के रूप में। ठीक है, इसने कहा है कि प्लेसमेंट निर्णयों का परिणाम छात्रों के लिए एक सुरक्षित होना चाहिए और सार्थक कार्यक्रम होना चाहिए। सार्थक यानी एक समान कार्यक्रम होना चाहिए। सभी स्टाफ सदस्यों को विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा में शामिल होना चाहिए। यानी कि हमारे स्कूल में या हमारी एकेडमी में जितना भी स्टाफ है उन सबको इन विकलांग बच्चों के लिए उस कार्यक्रम या उस सिस्टम में शामिल होना चाहिए, न केवल विशेष शिक्षा के रूप में। यानी कि एक विशेष शिक्षक है सिर्फ वही इन बच्चों को देखे, नहीं, पूरे स्टाफ को इन बच्चों को के साथ खेलना चाहिए, देखना चाहिए। इनमें बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। यानी कि इन बच्चों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, यानी बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग देने, पढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से अच्छे प्रशिक्षित, यानी कि अच्छे कोचिंग वाले शिक्षक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। संशोधन और अनुकूलन छात्रों की ताकत और कमजोरी के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ में हम एक्टिविटी में या गेम्स में या क्लास में कोई भी संशोधन करते हैं, चेंज करते हैं,
और अनुकूलन करते हैं वो छात्रों की ताकत और कमजोरी के साथ ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी कि अनुकूलन वातावरण जो भी मतलब जो भी अनुकूलित करते हैं हम वहाँ का सिस्टम, वो उन बच्चों की ताकत और कमजोरियों के ज्ञान के आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय पाठ्यक्रम और कक्षाओं की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए। यानी कि जो पढ़ने की या मतलब हमें ट्रेनिंग देने की जो योजना बनाते हैं उस समय हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम और कक्षाओं की आवश्यकताओं के विचार पर किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये उन बच्चों के आधार पर ही भी किया जाना चाहिए जो अबनॉर्मल मतलब अशिक्षित मतलब जो विकलांग होते हैं। ठीक है, स्टाफ छात्र की स्टाफिंग टीम का इनपुट लिया जाना चाहिए। यानी कि छात्र की जो टीम होती है, स्टाफ होता है, उसकी टीम का भी इनपुट लेना चाहिए, विचार सुनने चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध समय, स्थान, कर्मचारियों के पैरामीटर का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध जो समय है, स्थान है और कर्मचारी का जो पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि उस समय और स्थान का भी और कर्मचारी पैरामीटर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा ये आपका हो गया 4.3 में आपका आज हो गया है क्या, समावेश व एकीकरण की अवधारणा, समावेश व एकीकरण की अवधारणा और आवश्यकता और कार्यान्वयन। ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो समावेश आप लोग समझ गए होंगे, एकीकरण आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखें और अपना वर्क जो है आप अच्छे से साथ के साथ करते चले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसके बाद 4.3 आपका कंप्लीट हो गया है। 4.4 आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न व्यावसायिकों और पेशेवरों का योगदान, भूमिका और परामर्शदाता, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।